आज का हमारा क्वेश्चन है बेस्ड जेईई मेन 2022 जो कि 29 जुलाई को आया था। यहाँ पर स्टेटमेंट बेस्ड एक क्वेश्चन गिवन है हमारे पास, जहाँ पर पहली स्टेटमेंट कहती है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कांस्टेंट रहता है किसी सरफेस के ऊपर कंडक्टर की, मतलब विद इन और एट द सरफेस, सरफेस के अंदर और सरफेस की सतह पर। और दूसरी स्टेटमेंट हमें दे रखी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी चार्ज कंडक्टर के आउटसाइड परपेंडिकुलर होती है हर पॉइंट के ऊपर। अब इन दोनों स्टेटमेंट में हमें कुछ ऑप्शन दे रखे हैं कि दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, एक करेक्ट है या नहीं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम स्टेटमेंट पे ध्यान दें, स्टेटमेंट की ही हम वेरिफिकेशन कर लें कि वो सही है या गलत है, तो ऑटोमेटिकली ऑप्शन क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कांस्टेंट, ये स्टैंडर्ड एक टॉपिक है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर्स। लेकिन यहाँ पे आप लॉजिकली सोचिए, आप सभी जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है। तो देखिए सर, इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन के अंदर हम जानते हैं कि कंडक्टर के अंदर ई जीरो होता है, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडक्टर के अंदर फ्री चार्जेस होते हैं। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगी तो वो फ्री चार्जेस मूव करेंगे, एक्सेलरेट करेंगे और इलेक्ट्रोस्टैटिक की कंडीशन वायलेट होगी। तो दैट मीन्स इनसाइड कंडक्टर तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो ही रहेगी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो रहने का मतलब है कि अगर आप इस इक्वेशन को देखिए, यहाँ पे ई जीरो करते हैं तो ये जो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ जीरो आएगा, यानी चेंज इन पोटेंशियल भी जीरो आएगा। तो अगर चेंज इन पोटेंशियल भी जीरो है तो डेट रिप्रेजेंट कि जो वो वी है वो क्या है, कांस्टेंट है। अब वी एब्रप्टली तो चेंज नहीं हो सकता, तो जो वैल्यू वी के अंदर रहेगी कांस्टेंट रहेगी, जो भी वैल्यू वही वैल्यू सतह पे भी रहती है। तो ये स्टैंडर्ड आप स्पेरिकल शेल में भी जानते हैं। स्पेरिकल शेल की जो सरफेस पे पोटेंशियल होता है वो के क्यू बाय आर होता है, और इनसाइड वाली फील्ड जीरो होती है, लेकिन जो पोटेंशियल होता है वो यही मेंटेन्ड रहता है, ठीक है। यानी फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट, जो कि डायरेक्टली हमने निकाली कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है एक कह लीजिए डिफरेंशियल ऑफ वोल्टेज, या फिर इसे प्रॉपर लैंग्वेज है कि पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है नेगेटिव। दूसरा, इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड द चार्ज कंडक्टर इज परपेंडिकुलर। अब देखिए यहाँ पे भी इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन की है एक कंडीशन। मान लीजिए कोई कंडक्टर है, अब इस कंडक्टर की मैं स्पेसिफिक कोई शेप न जाते हुए मैं इरेगुलर बना देता हूँ, कहीं से ऐसे फ्लैट भी है, कहीं से इरेगुलर भी है। तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों बोला जाता है कि हर सरफेस के परपेंडिकुलर होगी। जैसे यहाँ कर्व्ड है तो इस तरीके से होगी, ये पोर्शन ऐसे है तो मान लीजिए ऐसे होगी, इस तरफ से ऐसे होगी, ये फ्लैट है तो इधर होगी। ये सारी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ही बनाई जाती है। इसका रीज़न ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में किसी सरफेस के परपेंडिकुलर नहीं होगी तो दूसरी कंडीशन क्या है कि ऐसी होगी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ऐसी होगी तो आप देखिए परपेंडिकुलर की कंडीशन थी ऐसी होनी चाहिए, लेकिन अगर ऐसी होगी तो आप जानते हैं इसके कोई ना कोई कंपोनेंट बनाए जा सकते हैं। जैसे एक इस इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट हो गया यहाँ पर ये, और इधर कोई मैं बोल देता हूँ ये आपका वाई कंपोनेंट, ये एक्स कंपोनेंट। तो जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा ये क्या करेगा, सरफेस के ऊपर जो भी फ्री चार्जेस होंगे उनको मूव करा देगा, और मूव कराते ही इलेक्ट्रोस्टैटिक की कंडीशन वायलेट होगी। दैट मीन्स केवल एक ही स्पेसिफिक कंडीशन बची जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट नहीं होंगे, और वो होगी जब इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी सतह के यानी कंडक्टर के सरफेस के परपेंडिकुलर हो। क्योंकि जब आप किसी वेक्टर को परपेंडिकुलर रखते हैं तो उसके कोई भी कंपोनेंट नहीं बन सकते, वो इटसेल्फ ही अपना एक फुल कंपोनेंट होता है। तो यहाँ पर सरफेस के ऊपर किसी कंडक्टर के इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा परपेंडिकुलर रहेगी, बिकॉज अगर वो नहीं रहती है देन वो जो कंपोनेंट होगा इन द ऑन द पैरेलल टू द सरफेस, वो कंपोनेंट चार्ज पार्टिकल को मूव करेगा और इलेक्ट्रोस्टैटिक की कंडीशन वायलेट हो जाएगी। यानी दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट सॉल्यूशन, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन भी 28 जुलाई मॉर्निंग शिफ्ट से है, और इस क्वेश्चन में आपको बेसिकली मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल, या कह लीजिए मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन इन इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है, जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की आपको वैल्यू दे रखी है, और आपसे बोला गया है कि दो पैरेलल प्लेट के बीच में ये है, और आपको बताना क्या है कि जब ये ऐसे जाएगा, इनिशियल स्पीड दे रखी है आपको, जब ये बाहर एग्जिट करेगा तो ये जो एंगल है ये बताना है, ये थीटा जो एंगल है गिवन है। तो देखिए इस क्वेश्चन को समझने के लिए आप डायग्राम से ही समझ सकते हैं। देखिए बेटा, सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा इनिशियल स्टेट। ये क्वेश्चन वेक्टर की नॉलेज से आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे इनिशियल कंडीशन यू एक्स आपको गिवन है, या मैं इसे ऐसे लिख देता हूँ, ये यू एक्स आपको गिवन है, ठीक है। अब इनिशियली इसकी कोई वर्टिकल वेलोसिटी नहीं है, यानी कि यू वाई जो है वो 0 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। अभी आपको पता चल जाएगा ऐसा हम क्यों कर रहे हैं। अब जब ये ऐसे मूव कर रहा है तो कोई भी एक्सेलरेशन एक्स डायरेक्शन में नहीं है, ना तो कोई फोर्स इसके ऊपर लग रही है, सीधा सीधा जा रहा है। तो जो एक्सेलरेशन इन द एक्स डायरेक्शन है वो 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। लेकिन क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे अवेलेबल है और ये एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, यहाँ पे स्टेटमेंट देखिए एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है।
तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसको ऐसे ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है, यानी ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल की तरफ ऐसे जाएगा, तो यहाँ पे एक एक्सेलरेशन होगी वाई डायरेक्शन में, जिसको हम ए वाई लिखते हैं, वो हमें निकालनी है। वो हम कैसे निकालेंगे, हम जानते हैं एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है फोर्स इन द वाई डायरेक्शन डिवाइड बाय मास, एफ इजिकल टू एम। से हमने निकाला फोर्स होगी चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज हमारे पास इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, इंटू एम। अब जरा ध्यान से देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यहाँ पे बड़ी ही ऐसी दे रखी है ताकि आप आसानी से सॉल्व कर सकें। ए की जगह ई लिखा और इलेक्ट्रिक फील्ड है 8m/e, और नीचे मास है ही आपके पास, m से m कट गया, e से e कट गया, बेसिकली 8 है आपकी एक्सेलरेशन। तो आपने यहाँ पे देख दिया 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर आपके पास कुछ कंडीशन क्लियर हो गई हैं आपको कि इनिशियल वेलोसिटी इन द एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन एंड एक्सेलरेशन आल्सो। ये जो इनिशियल वेलोसिटी है एक्स डायरेक्शन की, ये ऐसे ही मेंटेन रहेगी। देखिए आप जानते हैं कि वेक्टर के कंपोनेंट इंडिपेंडेंट होते हैं, एक्स डायरेक्शन का वाई डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है। दैट मीन्स आपकी जो पार्टिकल की वेलोसिटी शुरुआत में एक्स डायरेक्शन में है, वही एज इट इज़ मेंटेन रहेगी एज लॉन्ग एज एक्स में कोई छेड़े ना उसे। तो वो यहाँ पे हो रहा है, कोई भी ऐसी फोर्स नहीं है। आप वेक्टर में भी ऐसे करते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन में आप लोग करते नहीं हैं कि आपका इनिशियल वेलोसिटी u है, उसका ux और uy, तो आप क्या करते हैं, मोशन को uy के फॉर्म में अलग स्टडी करते हैं और x से आप रेंज निकालते हैं, और दोनों के टाइम जरूर आप दोनों यूज़ करते हैं, लेकिन मोशन कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट होती है, ठीक है। यानी कि आपको पता है जब ये पार्टिकल यहाँ से, अब देखिए वेलोसिटी 2 तो एक्स डायरेक्शन में ऐसे रहेगी, यानी जब ये यहाँ पे एग्जिट करेगा तो यहाँ पे जो मैं लिख देता हूँ u की जगह v लिख देते हैं, फाइनल वेलोसिटी होगी वो तो 2 मीटर पर सेकेंड ही रहेगी। अब यहाँ पर जो वर्टिकल डायरेक्शन की वेलोसिटी है v बाई, वो आपको निकालनी है, क्योंकि उससे क्या होगा, जब ये दोनों वेलोसिटी आपको पता चल जाएंगी, देन यू कैन टेक आउट द एंगल, तो एंगल जरूर आप बना सकते हैं। अब यहाँ पे v बाई की वेलोसिटी क्या होगी, तो हमें वेलोसिटी फाइंड करने के लिए काइनेमेटिक्स के क्वेश्चन में u चाहिए, एक्सेलरेशन चाहिए, u भी हमारे पास है, इनिशियली 0 था, एक्सेलरेशन भी, और टाइम भी चाहिए। अब यहाँ से यहाँ तक जाने में टाइम कितना लगेगा, तो याद कीजिए प्रोजेक्टाइल मोशन में कि जब ऑब्जेक्ट का टाइम ऑफ फ्लाइट निकालते हैं हम, वही टाइम ऑफ फ्लाइट हम यूज़ करते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज में, क्योंकि बॉल जितनी देर हवा में रहेगी उतना ही टाइम पीरियड तो उसे आगे जाने में लगेगा। यानी मोशन इंडिपेंडेंट होती है, क्योंकि कंपोनेंट इंडिपेंडेंट होते हैं, स्टिल एक दूसरे की हम हेल्प ले सकते हैं फॉर टाइम कैलकुलेशन। तो यहाँ पर भी जितनी देर ये ऑब्जेक्ट या ये इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन में रहेगा, उतनी ही देर इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट है वी वाई वो बढ़ेगा। अब वो टाइम कैसे निकालें, तो सिंपल सॉल्यूशन है, हम यहाँ लिखते हैं सॉल्यूशन। हमें वो टाइम चाहिए, तो टाइम होता है आपका डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। तो देखिए डिस्टेंस यहाँ पे 1 मीटर स्पेसिफिकली गिवन है, और वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में 2 मीटर पर सेकंड की है, तो ये सेकंड जैसे ऊपर चला जाएगा तो ये हो गया 1/2 सेकंड। तो आपने देखा है कि इतनी स्पीड से 1 मीटर को चलने में आधा सेकंड ही लगेगा। अब यही आधा सेकंड रहेगा वी वाई, यानी वेलोसिटी में वर्टिकल जो वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी है उसमें चेंज आने के लिए। तो अब मैं यहाँ से वी वाई अगर निकालूँ तो वी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई टी। यू वाई हो गया मेरा 0, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी 0 थी। एक्सेलरेशन इज 8, ठीक है, 8 आई है प्लस 8, और टाइम था मेरा हाफ, अभी निकाला, तो यहाँ पे आ गया 4 मीटर पर सेकेंड। यानी एंड ऑफ द डे जब यहाँ पे पार्टिकल बाहर निकलेगा तो वर्टिकल डायरेक्शन की वेलोसिटी होगी 4 मीटर पर सेकेंड। दैट मीन्स कि अब डायग्राम कुछ इस तरीके से है, ये आपका 4 मीटर पर सेकेंड है वर्टिकल डायरेक्शन का, और ये आपका इससे थोड़ा सा आधा बनाते हैं क्योंकि कम है 2 मीटर पर सेकेंड। इन दोनों का रिजल्टेंट ये रहा v, और ये वाला एंगल आपसे पूछा गया है, तो आप देखिए tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस, यानी 4/2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 2। तो ये जो ऑप्शन है, ये ऑप्शन है आपका, आई थिंक देखिए ऑप्शन नंबर बी। तो आप ये देखिए यहाँ पर जो ये क्वेश्चन था, इसकी इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आपको वेक्टर्स का जो पूरा मैथमेटिक्स है वो समझ में आना चाहिए। आप अगर इतनी इन्फॉर्मेशन से ही अभी तक सीख रहे हैं वेक्टर की मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, तो वो यहाँ पे काम नहीं करेगा। यहाँ पे आपको फिजिकली जो कंसेप्ट को समझ में आना चाहिए कि जितनी भी वेक्टर क्वांटिटी हैं, इनके कंपोनेंट्स में जब हम इन्हें स्प्लिट करते हैं तो आपस में इंडिपेंडेंट होते हैं, एक्स डायरेक्शन का वाई से मतलब नहीं है। और इसी लॉजिक से हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किया, और आप बहुत सारे काइनेमेटिक्स में ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर अगला जो क्वेश्चन है, ये बेसिकली है, ये ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी अपने वीडियो में किया हुआ है,
ये भी 27 जुलाई 2022 में ही आया था। अब यहाँ पर देखिए चार्ज है एक चार्ज को बेसिकली डिवाइड करना है इस तरीके से कि उनका सेपरेशन फिक्स है कि उनके बीच में फोर्स मैक्सिमाइज हो जाए। वैसे तो देखिए डायरेक्टली जब डिस्टेंस फिक्स हो ना तो ये कांस्टेंट, तो आप समझ लीजिए चार्ज को बराबर मैग्नीट्यूड में बांट दीजिए, कोई भी फर्क नहीं पड़ता। मतलब आप डायरेक्ट जैसे 4 है तो 2 और 2 में बांटिए, क्योंकि आप कहीं भी मल्टीप्लाई करिए 1 इंटू 3 3 आएगा, 2 इंटू 2 4 आएगा, ये 0 ही हो जाएगा। अब ये 2.5 को एक बार करोगे तो 2.5 हो जाएगा, फिर 0.5 बार, यानी 4 से ऊपर नहीं जाएगा किसी भी केस में। तो जब मल्टीप्लाई करोगे तो यही सबसे बेस्ट है। लेकिन इसका एक मैथमेटिकली तरीका ये है कि आपको बोला गया है कि फोर्स को मैक्सिमाइज करना है। तो आप देखिए फोर्स को ऐसे लिखते हैं F इजिकल टू के, मान लीजिए एक चार्ज को आपने क्यू बोला, स्मॉल क्यू, तो बड़ा टोटल चार्ज था क्यू, तो उसमें से मान लीजिए ये देखिए पूरा चार्ज क्यू था। अब इसमें से आपने स्प्लिट कर लिया कि भाई मैं क्यू और किस में बांट दूंगा, ऐसे क्यू माइनस क्यू में। अब इन दोनों के बीच में सेपरेशन फिक्स है। आपसे बोला गया कि आप क्या करिए कि चार्ज के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करिए कि फोर्स मैक्सिमाइज हो जाए। तो आप डी एफ बाई डी क्यू निकालेंगे। डी एफ बाई डी क्यू इसलिए निकालते हैं, तो पहले मैं यहाँ लिख देता हूँ डी बाई डी क्यू, और यहाँ पे हम ऐसे कर लेते हैं के क्यू क्यू बाय आर स्क्वायर माइनस का के क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। देखिए जब भी किसी फंक्शन को हम मैक्सिमाइज करते हैं तो हम बेसिकली उसका पहला डेरिवेटिव 0 कर देते हैं। उससे क्या होता है, हमें लोकल मैक्सिमा पॉइंट मिल जाता है कि अगर देखिए मैक्सिमा या कह लीजिए मिनिमा पॉइंट मिल जाता है कि इन्हीं पॉइंट पे जो है स्लोप 0 होती है। तो स्लोप जो 0 होगी वो इन्हीं पॉइंट पे होगी। तो यहाँ पे क्योंकि सिंपल फंक्शन है तो एक बार ही अगर हम स्लोप को 0 पुट करेंगे इस एक्सप्रेशन को, तो अपने आप ही जो हमें पॉइंट मिलेगा वो मैक्सिमम वाला ही होगा। ऑब्वियस सी बात है। नहीं तो आप सेकंड डेरिवेटिव से भी जा सकते हैं, सेकंड डेरिवेटिव वो नेगेटिव कर दीजिएगा, वो भी आप कर सकते हैं, बट मैं सिंपल पहले करा चुका हूँ इसे। तो अब हम क्या करने वाले हैं, सिर्फ डिफरेंशिएशन करना है। देखिए डिफरेंशिएशन करिए, क्यू के रिस्पेक्ट में करना है, तो यहाँ बचेगा के क्यू बाय आर स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा 2k क्यू बाय आर स्क्वायर। ठीक है, ये आपका डी एफ बाई डी क्यू है। और यहाँ पे आप बेसिकली ऐसे एक लैंग्वेज सीधा सीधा समझ सकते हैं लिखने के लिए, फॉर मैक्सिमम फोर्स हमें पता है कि डी एफ बाई डी क्यू इज इक्वल टू 0, यानी कि इम्प्लाइज दैट ये यहाँ 0 आ जाएगा तो एक टर्म को उधर ले जाते हैं, के क्यू बाय आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2k बाय आर स्क्वायर। तो यहाँ देखिए के से के कट गया और आपका आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, तो ये आ गया आपका q इज इक्वल टू 2q, और यहाँ यूँ कह लीजिए q इज इक्वल टू q बाई 2। तो देखिए आप आधा डिस्ट्रीब्यूशन ही जाएगा चार्जेस का, डेट मीन्स ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो आसान सवाल था और कई बार आ चुका है, 23 में भी आया है और 24 में भी, 22 में भी आया है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये एक स्पेसिफिकली टॉपिक ही है कि आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में एसएचएम को देखना है। तो यहाँ पे आपके पास देखिए सॉल्यूशन यहाँ लिखते हैं, आपको 2 चार्ज दे रखे हैं, जिसमें से जो ये चार्ज Q है और सिमिलरली एक और चार्ज है यहाँ पर Q, और इनके बीच में एक चार्ज Q0 रखा है जिसका मास m है, और फिर बोल रखा है आपको कि आपको द चार्ज Q0 एग्जीक्यूट SHM। ठीक है, और टाइम पीरियड ऑफ उस ऑसिलेशन को बताना है। तो आपको मान लीजिए SHM जब भी आप चेक करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका क्राइटेरिया क्या होता है। देखिए SHM तभी पॉसिबल है जब फोर्स जो होगा माइनस ऐसे लिखा रहेगा, यानी बेसिकली फोर्स डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल होगा। तो हम क्या करते हैं, और फिर हमें निकालना टाइम, SHM के क्वेश्चंस में बेसिकली टाइम पीरियड ही निकालना होता है, कभी एंगुलर वेलोसिटी, जो स्टैंडर्ड क्वेश्चन होते हैं। यहाँ पर अब आपको पता होना चाहिए इस के को बोला जाता है ऐसे या ओमेगा को, इस के जब हम निकाल लेंगे, यानी पहले हम क्या करेंगे, फोर्सेस के इक्वेशन लिखेंगे जो भी इस पार्टिकल पे लगने वाली हैं, और फिर उस फोर्स के इक्वेशन से हम ओमेगा निकालेंगे। तो ओमेगा का जो एक्सप्रेशन होता है वो √k/m होता है। तो इस के की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, फिर भाई टी होता है आपका 2π/ओमेगा। तो ये कुछ हमारे स्टेप्स चलने वाले हैं जिससे हम ये फाइंड करेंगे। ठीक है, फिर इस ओमेगा के यहाँ वैल्यू डाल के, यानी पहला काम है कि हम इस सिस्टम के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन लिखें। अगर वो ऐसी दिखने लग जाती है डेट मीन्स वो SHM करेगा। तो यहाँ देखिए SHM इंपॉर्टेंट कंडीशन है, ये SHM की कंडीशन है। ठीक है, अब देखिए ये चार्ज दोनों फिक्स हैं, इसको अगर थोड़ा सा डिस्प्लेस करते हैं, मान लीजिए मैं यहाँ लिखता हूँ ऐसे, ये हम इधर ले गए x डिस्टेंस पे। ठीक है, तो अब ये Q0 यहाँ पहुँच गया,
अब जरा इन सेपरेशन को देख लीजिए, अगर यहाँ तक का a था तो अब ये वाला सेपरेशन हो गया a प्लस एक्स और ये वाला हो गया a माइनस एक्स, ठीक है। अब हमें क्यों ये ऐसा लिखना पड़ा, क्योंकि अगर हम इन चार्जेस को नेम दे दें, ये पहला और यहाँ पे पहुँच गया है दूसरा और यहाँ पे तीसरा, तो मैं अगर बात करता हूँ, मेरे को इक्वेशन ऑफ मोशन लिखनी है ना, मैं लिखता हूँ F2 पे जो नेट लगेगी वो होगी F, इस पे दो फोर्स लेंगे। देखिए ये पहली बात ऑसिलेशन होगी क्यों, ये भी देखिए अगर वन और ये दोनों इसको क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, तो जैसे ही ये थोड़ा सा चार्ज यहाँ से यहाँ डिस्प्लेस हो जाता है तो ये वाला अब इसके ऊपर ज़्यादा रिपल्शन की फोर्स लगाएगा, क्योंकि सेपरेशन कम हो गई है। कूलम्स लॉ इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो करती है, तो जैसे पास आओगे फोर्स बढ़ जाएगी, यानी और तेजी से रिपेल करेगा और इधर से इसकी वीक हो जाएगी फोर्स, क्योंकि ये दूर चला गया इससे। तो और जब यहाँ जाएगा तो यहाँ की फोर्स हावी हो जाएगी, और सिमिलरली जब यहाँ जाएगा तो इधर की रिपल्शन, यानी देयर इज ए पॉसिबिलिटी कि ये ऑसिलेट करे। अब वो ऑसिलेशन एसएचएम होगी नहीं होगी, ये हमें प्रूव करना है। तो कभी ये भी देख लें कि एसएचएम पॉसिबल है या नहीं। तो यहाँ पे F2 नेट लिखा हमने, तो F2 नेट जो हमने लिखा, तो यहाँ पे F2 पे एक फोर्स लगेगी 1 के थ्रू, और 1 के थ्रू क्योंकि दूर हो गया सेपरेशन, तो देखिए मैं यहाँ पे पहले यही मार्क कर देता हूँ, F2 पे एक फोर्स लगेगी F21, क्योंकि वो दूर है ना तो मैंने छोटा बनाया है, और सिमिलरली ये वाली फोर्स क्योंकि पास है तो इसे थोड़ा सा एरो वाइज लेंथ बड़ा बना दिया मैंने। तो यहाँ पे भी मैं कुछ ऐसे लिखूँगा, F23 बड़ी फोर्स है और यहाँ पे F21, ठीक है। अब बस मुझे फॉर्मूला लिखना है यहाँ पे F23, 2 और 3 के बीच में K, एक चार्ज Q0 है, एक कैपिटल Q है, और इन दोनों के बीच में जो सेपरेशन है F23 के बीच में वो कितनी है, A माइनस एक्स का होल स्क्वायर। मैं माइनस करता हूँ यहाँ पे, अब मैग्नीट्यूड तो दोनों ही केसेस में सेम है, Q0 Q डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पे 2 1 था ना, तो 2 और 1 के बीच में, देखिए 2 और 1 के बीच में फोर्स, यहाँ इन दोनों चार्ज को देखा जाएगा तो सेपरेशन कितनी है, a प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो ध्यान रखना फोर्सेज उधर है क्योंकि रिपल्सन के, लेकिन चार्जेस ये दो हैं, इस फोर्स के लिए ये दो चार्ज हैं और इस वाली फोर्स के लिए ये दो चार्ज है। तो यहाँ पे ऐसे एक्सप्रेशन को लिख दिया। ध्यान रखिएगा मोटिव क्या है, हमारा मोटिव है कि अगर हमें दिखने लग जाए कि फोर्स प्रोपोर्शनल है एक्स के, अब देखिए क्वेश्चन है तो ऐसा होगा, बस हमें वहाँ तक पहुँचना है। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, यहाँ से K, Q0 और Q कॉमन ले लिया, अब अंदर ये बचा है आपका 1 प्लस A माइनस एक्स का होल स्क्वायर, माइनस का यहाँ पर हो गया आपका 1 अपॉन A प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे दो तरीके हैं, या तो आप बाइनोमियल एक्सपेंशन कर दीजिए, यहाँ से बिगर टर्म जो कि A है उसे कॉमन ले लीजिए, लेकिन दूसरा जो सिंपल है, बिकॉज बोर्ड में हम वो लेवल करते ही हैं, बेटर तो था कि आप बाइनोमियल से करते हैं, लेकिन आप क्या करें, इनका एलसीएम लीजिए। तो A प्लस बी, A माइनस बी है, तो A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ऊपर से उसका भी स्क्वायर। अब यहाँ पे A प्लस एक्स स्क्वायर की टर्म आएगी पूरी, यानी कि A स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2AX माइनस करेंगे, अब ये वाली टर्म सारी ऊपर जाएगी, यानी A स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का 2AX, ठीक है। तो ये यहाँ पे हमने ऐसे कर दिया। अब आ जाते हैं यहाँ पे K Q0 और देखिए यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, A स्क्वायर से A स्क्वायर कट गया, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, ये आ गया आपका माइनस का 4AX डिवाइडेड बाय A स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय होल, यहाँ पे ऐसे होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए एक चीज़ यहाँ नोटिस करिए कि ये x के प्रोपोर्शनल, ये सारी कंडीशन सही होने लगी है, x आ गया ऊपर, लेकिन नीचे एक्स स्क्वायर भी है। देखिए सारे सिस्टम लार्ज ऑसिलेशन के लिए जरूरी नहीं है एसएचएम करें, एसएचएम ज़्यादातर केसेस में फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट में ही होती है। ऐसा भी जरूरी नहीं कि हमेशा स्मॉल में होगी, लेकिन ज़्यादातर केसेस में, कई बार सिस्टम लार्ज डिस्प्लेसमेंट में भी एसएचएम दिखाते हैं। लेकिन इस केस में अगर हमें डायरेक्टली इसे रिप्रेजेंट करना है कि ये एक्स के लीनियरली एकदम प्रोपोर्शनल आ जाए, माइनस का सिंबल भी आ चुका है, तो एक अप्रोक्सीमेशन निकालना पड़ेगा हमें। तो F2 पे या F Q0 पे जो नेट फोर्स लग रही है वो, अगर हम ये मान लें इफ कि भाई x जो है, जो हमने डिस्प्लेसमेंट ली है वो बहुत छोटी है a से, तो जो हमारा एक्सप्रेशन है, देखिए जैसे ही x बहुत छोटा होगा तो एक्स स्क्वायर निगलेक्ट किया जा सकता है, तो ये हमारा एक्सप्रेशन बन गया F Q0 जो हमारा था 2, ये जिसे हम 2 बोल रहे थे, वो बन गया K Q0 Q, और यहाँ पे माइनस यहाँ पे आ जाएगा 4AX और डिवाइडेड बाय A स्क्वायर है, तो A स्क्वायर की पावर A की पावर 4 बन जाएगी, ठीक है।
अब हम इसको भी नेक्स्ट स्टेप में जो k है ना, इसको यहाँ हटा के यहाँ माइनस लिखते हैं और k की जगह पे हम लिखेंगे यहाँ पे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और नीचे a की पावर 4। ठीक है, अब ये 4 से 4 कट गया तो ये जो f आया है कितना आया, माइनस का q नॉट q, और यहाँ से एक a से a भी कट गया तो यहाँ पे आ गया पाई एप्सिलॉन नॉट a क्यूब x। तो हमने कहा था कि ये जो एक्सप्रेशन होता है ये होता है k। अब ओमेगा को बताया गया है, ओमेगा होता है रूट k बाय m। तो अब मैं क्या करता हूँ, इस एक्सप्रेशन को ऐसे लिख देता हूँ, रूट के अंदर आ जाएगा क्यू नॉट। देखिए इसे कंपेयर करना था उससे, माइनस की अभी कोई ज़रूरत नहीं है हमें, ये माइनस हटा के जो एक्सप्रेशन है वो k है। तो क्यू नॉट क्यू बाय पाई एप्सिलॉन नॉट a क्यूब, ये तो हो गया k, और m अलग से लिखना था, m हमें गिवन ही था पार्टिकल का। अब जो टाइम है वो क्या है बेटा, वो है 2 पाई बाय ओमेगा। तो ये जो एक्सप्रेशन है इसमें 2 पाई की, मतलब एक तो ओमेगा को इन्वर्ट करना है, फिर 2 पाई की मल्टीप्लाई भी करनी है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं 2 पाई लिखूँगा, फिर ये जो ओमेगा है, ठीक है, ओमेगा को मैंने इन्वर्ट करना है। तो ओमेगा अगर ये है तो इन्वर्ट होने का मतलब है मैं रूट में लिखूँगा, जो टर्म यहाँ पे नीचे थी वो यहाँ पे ऊपर आ जाएंगी, पाई एप्सिलॉन नॉट a क्यूब m और डिवाइडेड बाय क्यू नॉट क्यू। अब देखिए जो इसका शायद सॉल्यूशन होगा उसमें एक्सप्रेशन को इस तरीके से नहीं लिखा गया होगा, ठीक है, जहाँ तक मुझे याद है, एक बार चेक कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे 2 पाई कहीं बाहर नहीं है, तो शायद जो भी पाइज हैं वो सारे अंदर गए हैं। तो एक बार चेक करते हैं कैसे करना होगा ये। तो देखिए अगर मैं इस 2 पाई को अंदर लेके जाऊँ तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे t, ये 2 पाई अंदर कैसे जाएगा, जब 2 अंदर जाएगा तो ये 4 बन जाएगा और पाई भी पाई स्क्वायर बन जाएगा। तो बेसिकली हो जाएगा रूट 4 पाई स्क्वायर अंदर बनेगा, एक पाई पहले से, 4 पाई क्यूब एप्सिलॉन नॉट a क्यूब m डिवाइडेड बाय क्यू नॉट क्यू। तो 4 पाई क्यूब एप्सिलॉन नॉट a क्यूब m। अब पहले तो ऑप्शन चेक कर लेते हैं, ये 4 पाई क्यूब, ये m a क्यूब, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 हो गया, ये ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। अब दूसरी मैं चीज़ आपको बताता हूँ यहाँ पर, क्योंकि आप लोग देखिए टाइम पीरियड जो होता है ना किसी भी इनवर्स स्क्वायर फोर्स में, जैसे आपने जो केपलर का थर्ड लॉ पढ़ा है तो वहाँ पे भी आप देखिए टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू जो डिस्प्लेसमेंट है 3 है और रूट में भी है, तो a 3 की पावर 2। तो आप देख रहे हैं टाइम पीरियड जो आपका रेडियस वेक्टर होता है उसका 3/2 टाइम्स ही आता है, क्योंकि ये भी ग्रेविटेशनल फोर्स की तरह एक इनवर्स स्क्वायर फोर्स ही है। तो यहाँ पे आप देखिए सारे ऑप्शंस में जहाँ जहाँ ऐसे, तो यहाँ कोई ऐसे कंडीशन नहीं है, ये भी ऐसा ही रिप्रेजेंटेशन दिखा रहा है, ये भी ऐसे दिखा रहा है, ये बिल्कुल गलत है, यानी कोई गलती से भी इसे ना चेक करे। तो होपफुली आपको ये सारा पार्ट समझ में आया होगा। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था बिकॉज यहाँ पे थोड़े कंपोजिट लेवल का क्वेश्चन है, आपको एसएचएम भी इंक्लूड किया गया है। तो ये एक स्टैंडर्ड डेरिवेशन है, एसएचएम के बारे में एक बेसिक नॉलेज भी आपको इस क्वेश्चन को आसानी से करने में जो है मदद कर सकती है। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।